हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका क्लास 12th में, स्वागत है आपका शिखर 2.0 में, जिसमें हम बात करने वाला हूं मैं जितेंद्र कुमावत, आपका दोस्त। आज लेके आया हूं आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास 1। और क्लास 1 में अकाउंटेंसी में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप में हम बात करेंगे बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, जो फंडामेंटल्स होते हैं पार्टनरशिप के, बेसिक्स होते हैं। क्या पार्टनरशिप होती है सर, बता दीजिए थोड़ा सा। तो बिल्कुल आज की क्लास में आपको यही सब बताने आया हूं मैं। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पार्टनरशिप के बारे में आपने पहले कभी कुछ पढ़ा है? तो आप अगर थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ा तो है, लेकिन बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, क्या अकाउंटेंसी में आपने पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है? तो आपका जवाब होगा नो। लेकिन मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो है ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। सर कैसे? तो बताइए मुझे, क्लास 11th में एक अगर आपको एक ट्रांजेक्शन मिलता सिंपल सा, कि ट्रांजेक्शन आपको ये मिलता सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो आप क्या एंट्री करते बेटा? ₹5000 मान लेते हैं इसको। तो क्लास 11th में, चलिए 50,000 मान लिया इसको हमने। तो क्लास 11th में हम इसकी जो जर्नल एंट्री पोस्ट करते आए हैं वो करते आए हैं मोहन टू मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री की है आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या पार्टनरशिप में ये एंट्री जो है आपकी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, सारे के सारे ट्रांजैक्शन एज इट इज ही होते हैं। तो पार्टनरशिप की बात करो, चाहे आप कंपनी की बात करो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, किसी भी अकाउंटिंग की आप बात कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो जर्नल है उनके रूल्स में कुछ चेंज नहीं होगा। जर्नल एंट्री जो आप करते आए हो वही जर्नल एंट्री होगी। जर्नल से आपने क्या प्रिपेयर किया है? आपने प्रिपेयर किया लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट भी आपकी एज इट इज रहनी है। लेजर से आप क्या करते थे? आप करते थे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। तो पार्टनरशिप में क्या ट्रायल बैलेंस नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, कंपनी में भी ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका जो काम था, रेगुलर जो वर्क था, वो था आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे सर। हम क्या प्रिपेयर करते थे? फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते थे? तो फाइनल अकाउंट सर कुछ इस तरीके से चलता था हमारा। पहले बनता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये भेंट कर दिया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम कहां ले जाते थे? बैलेंस शीट में। ये सब फाइनल अकाउंट का पार्ट होता था, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। क्लास 11th में देखा था, यहां पे भी ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इतनी सी है, ये नेट प्रॉफिट क्लास 11th में आप सीधा बैलेंस शीट में लेके जाते थे। वहां पे एक ही प्रोप्राइटर होता था। हाँ बेटा, ले आए सर, तो ला प्रॉफिट दे दे। तो आप क्या करते थे? सीधा सीधा कैपिटल में प्लस कर देते थे। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता था? सोल प्रोप्राइटर को, क्योंकि मालिक जो है बेसिकली एक ही होता था, इकलौता होता था। तो उसको जो प्रॉफिट था आप थमा देते थे, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होगा? जैसे ही आप इस प्रॉफिट को P&L अकाउंट से लेके पहुंचेंगे कहां पे? बैलेंस शीट में, तो वहां पे आपको एक कैपिटल अकाउंट नहीं मिलेगा, आपको वहां पे मिलेंगे मोर देन वन कैपिटल अकाउंट। मोर देन वन कैपिटल अकाउंट आपको मिलेंगे तो आपके कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको प्रॉफिट दूं कि या अगर इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो ये जो सारी बातें हैं ये आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। इट मीन्स अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में आपको बेसिक जर्नल, बेसिक लेजर, बेसिक ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, ये सब नहीं पूछेगा। आगे सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे डिफरेंट है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपके ऐड हुए हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे क्लास 12th में हम उनकी बात करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि क्या सर कैसे, जैसे 11th क्लास से पीछा छुड़ा के आए थे, अभी 12th क्लास में ये सारी चीजें जो है वापस गले आ गई है, तो नहीं पूछेगी सीबीएसई मान के चल रही है कि आपको ये चीजें आती हैं। अब आती हैं या नहीं आती वो आप जानते हो या मैं जानता हूं। लेकिन सीबीएसई क्या करेगी? सीबीएसई जो आगे का पार्ट होगा कि पार्टनरशिप में जो है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा था, वो आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर पार्टनरशिप में है क्या क्या?
तो पार्टनरशिप में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में हम बात करेंगे कि नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में पीएसआर में कैसे चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, भाई किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है या उनके पीएसआर में चेंज हो रहा है, तो हो क्या रहा है, मेरा इस बिजनेस में हिस्सा पहले आधा था, अब 1/4 हो गया, तो आपको नहीं लगता एक पार्ट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ बिजनेस वाली सी बातें होती हैं। एक होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कि आप बिजनेस ही बंद कर देते हो। तो ये सारी जो अकाउंटिंग है ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, पार्टनरशिप में। बट आज की क्लास में मैं बात करूंगा चैप्टर 1 की। किसकी बात करने वाला हूं मैं, चैप्टर 1 की। और चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो आज की क्लास में हम बात करेंगे वो करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती है जो एग्जाम में भी हमसे पूछी जा सकती है, और बाकी जो आगे पार्टनरशिप हम पढ़ने वाले हैं उससे भी उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन के साथ। ठीक है, सीधी बात नो बकवास, हमारा एक ही मोटो रहेगा, सीधी बात नो बकवास। बस चुपचाप आप चीजें समझते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के मीनिंग की, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर ये क्या बोला है बेटा, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी मैटर से रिलेटेड जब रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है आपका लॉ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया जाता है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी मैटर है उनको हमें कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं। तो जो मीनिंग की हम बात करेंगे वो भी करते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है मीनिंग, मीनिंग कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। यहां बात किसकी हुई है, पर्सन्स की। तो चलिए पर्सन्स की बात करते हैं। सर आपने पर्सन नहीं लिखा, आपने क्या लिखा है, पर्सन्स। तो पर्सन्स का मतलब क्या हो गया, मिनिमम 2। इट मीन्स एक पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना है तो वहां पे एक बंदा जो है पार्टनरशिप नहीं चला सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 2 लोगों का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। कोई मैक्सिमम लिमिट, अब मैक्सिमम लिमिट क्यों सेट की जाएगी, पार्टनरशिप एक 1932 तो कहेगा कि भाई साहब 50, 100, 200, 300 कितने भी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए। लेकिन आगे बात आती है कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट ने दिमाग लगाया कि यार सारे लोग पार्टनरशिप में ही बिजनेस करने लग जाएंगे तो कंपनी का तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं करवाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो उन्होंने लिख दिया वहाँ उनके यहाँ बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, कर लीजिए। कब तक, जब तक 50 हो। 50 से अगर ऊपर हुए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसमें, कंपनीज एक्ट में या फिर किसी और एक्ट में करवाइए। लेकिन पार्टनरशिप में मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 50। अब बात हो रही है पार्टनरशिप की, लेकिन यहां पे मैंने एक्ट की कौन से की बात की है, कंपनीज एक्ट की। तो ये जो है इसको आप मार्क करेंगे। जो लिमिट ऑफ पार्टनर है वो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं है, वो मेंशन है कंपनीज एक्ट 2013। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, लिमिट ऑफ पार्टनर, minimum and maximum both are mentioned in Companies Act 2013, not in Partnership Act 1932। तो ध्यान रखना है जब भी पार्टनरशिप की बात आए ऑलमोस्ट सारी जगह हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की ही बात करेंगे। बट कुछ जगह आती है जहां पे हम डिफरेंट एक्ट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे ये आ गया है, अलग से चाहे आप नोट्स बना लेना। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 है, मिनिमम 2 है। कहाँ लिखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है। अगेन एंड अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है और सीबीएसई ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, या चाहे आप आरबीएसई से हैं तो आरबीएसई में भी बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हमने डेफिनेशन की बात कर ली। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। अब यहां पे जो बात आई है वो किसकी आई है, एग्रीड की। एग्रीड का मतलब क्या है, सहमत होना। सहमत होना मतलब एग्रीमेंट होना। तो एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट सर ओरल हुआ तो क्या होगा, रिटन हुआ तो क्या होगा, समझिए इस चीज को। ओरल एग्रीमेंट का मतलब ये है, ये भाई साहब है चिंटू, ये जो है ये है पिंकू, ठीक है। दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि दोनों भाई साथ में एक बिजनेस करेंगे, ठीक है।
बिजनेस जो है, बिजनेस से जो भी कुछ प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट जो है दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। चिंटू ने कहा कि इस बिजनेस में बेसिकली मेरा रोल ज्यादा होगा तो मुझे अलग से सैलरी चाहिए, तो इसने कहा ठीक है भाई ले लेना, 10,000 रुपये तो सैलरी ले लेना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो अपन डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो सारी बातें हैं ये क्या है, एग्रीमेंट। ऑरली इन्होंने बात कर ली और कह दिया मेरा वचन ही है शासन, मैं वचन का पक्का हूं, ठीक है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी कुछ बातें हो गई। तो ये क्या है, ये ओरल एग्रीमेंट है। अगर इन्हीं सब बातों को ये पेपर पे लिख लेते, पेपर पे कैसे, अगर मैं बोलूँ एक कोरे कागज के ऊपर अगर ये सारे एग्रीमेंट की जो पॉइंट्स है अगर ये लिख लेते हैं तो क्या इसको रिटन कहेंगे? लॉ की नज़र में इसको भी ओरल की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। रिटन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटन का मतलब है इफ रिटन एज पर स्टैंप एक्ट 1889। कौन सा एक्ट? स्टैंप एक्ट 1889। अगर आपका एग्रीमेंट रिटन में है और एज पर स्टैंप एक्ट 1889 है तो हम उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? तो हम उस एग्रीमेंट को कहते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। और कोई भी एग्रीमेंट अगर स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग हो तो उस एग्रीमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं किस टर्मिनोलॉजी से? डीड से। मान लीजिए आपके घर पे कोई किराएदार रहने आया, ठीक है, और आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट बनवा लिया, तो उस एग्रीमेंट को रेंट एग्रीमेंट नहीं कहते, हम उसको कहते हैं रेंट डीड। आ रही बात समझ में? अब कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि भाई साहब स्टैंप एक्ट, भाई इन फ्यूचर अगर आपके बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, आप लोग कहाँ पहुंचेंगे? आप कोर्ट में पहुंचेंगे कि देखिए इस पेपर पे लिखा हुआ है। कोर्ट बोलेगा यार हमें इस पेपर से क्या लेना देना, ठीक है, हम जो डिसीजन देंगे वो देंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपको हमसे डिसीजन लेना था आपके इस एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये एग्रीमेंट जो है स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग करवाते, तो बोलो उससे क्या होता? उससे एक आपको स्टैंप पेपर परचेज करना पड़ता है 2,500 का या 2,000 का या 500 का, जो भी स्टैंप एक्ट कहता है। डिफरेंट एग्रीमेंट्स के लिए डिफरेंट स्टैंप पेपर होते हैं। क्या होता मिलता आपको बदले में पेपर का टुकड़ा, लेकिन वो 500 2,500 रुपए जो आप उस पेपर के टुकड़े के लिए पेमेंट करते वो जाता गवर्नमेंट के खाते में। और इस कोर्ट को चलाने के लिए भी तो कुछ खर्चा पानी चाहिए, तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप कोई भी अगर एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको कहता है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को एज पर स्टैंप एक्ट 1889 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आपका जो एग्रीमेंट में जो बातें लिखी हुई है वो सारे आपके हित, आपके जो भी राइट्स है वो आप क्लेम कर सकें। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है। अगर आपका एग्रीमेंट रिटन में है एज पर स्टैंप एक्ट 1889 है तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम एक बार, तो एक बार मैं इसको होल्ड पे छोड़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। टू शेयर प्रॉफिट। अब यहाँ पे शेयर प्रॉफिट का क्या मतलब है, ठीक है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। जो एग्री हुए हैं किस बात के लिए? कि प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। अब यहां पे अगर मान लीजिए इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, चिंटू बोलता पिंटू जी को कि पिंटू जी ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में आप इंक्लूड हो जाइए, शामिल हो जाइए, ठीक है, पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, जी जान झोंक दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए इस बिजनेस में, प्रॉफिट जिस दिन भी आएगा उस दिन हम आपको महीने का 20,000 रुपए जो है वो पक्का दे देंगे। अब यहां पे चिंटू जो है वो बेसिकली चला रहा है किसको? पिंटू को। और पिंटू को बदले में क्या दे रहा है? सैलरी या फिर कमीशन दे रहा है। तो यहां पे क्या ये दोनों पार्टनर हुए? नहीं, पार्टनर वही होगा जो प्रॉफिट में शेयर लेगा। तो ये बात समझ लेना। हम जिस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप आती है, बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है वो। हम उस पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं कि दो दोस्त है साथ में बाइक पे बैठेंगे, रोज स्कूल जाएंगे, आधा आधा पेट्रोल का पैसा शेयर करेंगे, साथ में घूमेंगे, जो पैसा बचेगा मजे करेंगे, तो वो भी पार्टनरशिप है। लेकिन उस पार्टनरशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक 1932, जिसमें सारी बातें होनी चाहिए जो हाईलाइट की गई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए लीगल बिजनेस। तो आपका जो बिजनेस का मोटो है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और उस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहे कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस रेशियो से होगा, इट मींस प्रॉफिट के 100 टुकड़े किए जाएंगे, 99 मैं लूंगा, 1 तू लेगा, कोई बात नहीं। शेयर इन प्रॉफिट होना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि एक्ट में ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये प्रॉफिट आना कहां से चाहिए? बेटा ये प्रॉफिट आना चाहिए फ्रॉम ए लीगल बिजनेस,
फ्रॉम ए लीगल बिजनेस। इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, मोर देन वन हो गए हैं, एग्रीमेंट हो गया, ओरल हो चाहे रिटर्न हो। कंपलसरी नहीं है कि आपको ये पार्टनरशिप 1932 ये नहीं कहता कि आपको ये जो है पार्टनरशिप डीड बनवानी जरूरी है। अगर आप ओरल एग्रीमेंट करके बिजनेस कर रहे हो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हो गया ना तो उसके बाद जो हम फैसला देंगे वो फैसला आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ से आना चाहिए? भाई बिजनेस से ही आएगा, लेकिन बिजनेस जो है बेटा जी वो लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों ने डिसाइड किया कि बैंक लूटेंगे, बैंक लूटने पे जो भी कुछ मिलेगा दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे 1:1 के रेशियो में। तेरे को तेरी गाड़ी का पेट्रोल मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, मेरे को सैलरी मिल जाएगी, जो भी कुछ है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो वो जो है अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट लेके कोर्ट में जाते हैं कि हमने देखो पार्टनरशिप डीड भी बनवा रखी है कि साथ में चोरी करनी थी या बैंक लूटना था, उससे रिलेटेड नॉर्म्स जो थे उन पे दोनों के साइन है और ये पिंटू जो है ना ये मान नहीं रहा है, तो कोर्ट वहां पे एक एक लगाएगा दोनों को और भगा देगा। क्यों भगाएगा? बोलेगा कि आपकी जो ये बात है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपका जो केस है इसको हम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बोलेंगे कि भाई पर्सन्स है, एग्रीमेंट है, शेयर इन प्रॉफिट है, बिजनेस है, लेकिन कोर्ट बोलेगा लीगल तो नहीं है ना, लीगल तो नहीं है ना। तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस क्या होना चाहिए? आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, डन, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं होना चाहिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है या तो कोई एक चलाएगा या सब मिलके चलाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ इस पूरी डेफिनेशन को आप रिपीट करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits from a legal business carried on by all or any of them acting for all। मजा आ रहा है? तालियां बजा रहे हो? डेफिनेशन कवर हो गई, फीचर जो है वो भी कवर हो गए। कंप्लीट नहीं हुए हैं फीचर, अभी बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं हुई है, तो चलिए उनकी हम और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप की कि ठीक है सर आपने कहा ये सारी की सारी बातों पे ये एग्रीड हो गए हैं, दो हैं, एग्रीमेंट भी है, शेयर इन प्रॉफिट भी है, लीगल बिजनेस भी है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए। दोनों पार्टनर लगते हैं एक दूसरे के, क्या लगते हैं? पार्टनर लगते हैं। अब पार्टनर में क्या रिलेशनशिप होता है भाई? अगर मेरे को कहे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बताइए तो समझ में आता है कि एम्प्लॉयर इंस्ट्रक्शन देता है और एम्प्लॉय वैसे वैसे काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का रिलेशनशिप बताइए तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है? पैसा देता है और कॉन्ट्रैक्टर उसका जो काम है ऑन गिवन टाइम कंप्लीट करके देता है, यही सब होता है। पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो पार्टनर और पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। अब सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का रिलेशनशिप क्लियर है, बाप बेटा सास बहू सारे रिलेशनशिप जो है बेसिकली क्लियर है। ये क्या है? तो इसकी बात करते हैं अपन। पिंटू किसी सामान को जो था कितने का? 200 का, और गलती से इसने इसको सेल कर दिया। इसको पता नहीं था, दुकान पे कभी कभार आके बैठता है, और इसने 50 रुपए में उसको सेल कर दिया। यहां पे नुकसान खा गए ये लोग, कितने का? 150 रुपए का। चिंटू आया, चिंटू ने बोला ये 150 रुपए का नुकसान तेरा है, मुझे मतलब नहीं है, गलती तेरी है। पिंटू ने बोला यार देख मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसीजन लिया है, उस टाइम पे मैं ही था तो मैंने ये डिसीजन लिया। दोनों कोर्ट में पहुंच गए, तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोलेगा? यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। ये एक्ट करते टाइम पे पिंटू जो था, पिंटू था प्रिंसिपल, सॉरी पिंटू जो था, पिंटू प्रिंसिपल नहीं, पिंटू ये एक्ट परफॉर्म करते टाइम पे एजेंट था। क्या था? एजेंट। और आप थे प्रिंसिपल। इट मींस बिजनेस जो है बेसिकली आपकी फर्म जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल थी। एक एजेंट कोई भी काम करता है उसके ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली लाइबल होगा। तो यहाँ पे ये जो 150 का जो लॉस है, इस लॉस में दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनते हैं? फर्म। तो फर्म और पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। अगर एक पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो सारे के सारे पार्टनर इक्वली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इक्वली, या जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली PSR में होते हैं
आगे बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह क्या होता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है दो पार्टनर के बीच में या फर्म और पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो यहां पे अब बात ये आती है, क्या सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है? यहां पे लिखा हुआ सर नो। किसकी बात हो रही है सेपरेट एग्जिस्टेंस की? फर्म दोनों मिलके क्या बनते हैं, 1+1 फर्म बनते हैं। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, पार्टनर। इट मींस अगर पार्टनर्स को सबको साथ में रखा जाए तो कलेक्टिवली उनको क्या बोलते हैं, फर्म, और इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, पार्टनर। डन, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस फर्म को कोई नुकसान हो जाता है या ऐसी सिचुएशन आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मांगने वाले चाहने वाले बहुत ज्यादा हो जाए, इनका बिजनेस सेल हो जाए, कुछ भी ना बचे इनके पास, उसके बाद भी जो क्रेडिटर्स है इनके, जिन्होंने इनको उधार दिया है, उनका पेमेंट जो है ऑन टाइम ना हो पाए, तो इनकी लायबिलिटी कहां तक होगी? इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, भाई हमने जो भी कुछ लगाया वो बेच दीजिए, बिजनेस का पूरा सामान छट्टा जो भी है वो बेच दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के ये लोग घर की तरफ नहीं निकल सकते, ठीक है, कोर्ट इनके घर तक पहुंचेगा। इट मींस यहां पे सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये नहीं कह सकते कि यहां पे फर्म के ऊपर अगर केस हुआ है तो इंडिविजुअली मेरे ऊपर थोड़ी ना हुआ है, फर्म को सजा दे दो, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या है, वो भी तो एक पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म को आप सजा दे दीजिए या फिर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए, मेरे ऊपर इंडिविजुअली कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। डन, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहां पे पार्टनरशिप डीड की, कि सर पार्टनरशिप डीड के बारे में लास्ट स्लाइड में बहुत कुछ सुना और आपने कहा बहुत कुछ सुनना बाकी है, तो क्या कुछ सुनना बाकी है? पार्टनरशिप डीड का मतलब बेटा जी होता है एग्रीमेंट से। क्या होता है, एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें हैं जो लिखी जाती हैं? खूब सारी बातें हैं, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। यहाँ पे जो कंटेंट इसके दिए गए हैं वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन पार्टनर, उनका नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। एक एग्रीमेंट लेके कोर्ट में पहुंच गए, रोहित और मोहित के बीच में बेसिकली पार्टनरशिप हुई है और आप जो है मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, तो कोर्ट वहां पे बोलेगा रोहित मोहित कौन, दुनिया भर के रोहित मोहित है। तो यहाँ पे फादर्स नेम, तो सेम फादर्स नेम के भी बहुत सारे लोग हैं। एड्रेस भी लिखा जाता है, इवन आजकल आधार नंबर भी लिखे जाने लग गए हैं, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि बेसिकली ये इस नाम के पार्टनर है कौन। तो डिटेल ऑफ पार्टनर्स, उनके बीच में जो फर्म है, दोनों मिलके जिस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं वो किस नाम से है, कहाँ उसका एड्रेस है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, ये सारी डिटेल जो है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में आती है। ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है कि भाई ये जो एग्रीमेंट है इन लोगों के बीच में हो रहा है और इस टाइप का ये बिजनेस चला रहे हैं, ये बिजनेस की डिटेल है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी जाती है। क्या जब प्रॉफिट की बात होगी तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात की जाएगी तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में किया जाएगा, कितने टुकड़े किए जाएंगे। अगर कोई पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में तो क्या उसको सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा। इन्होंने कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसके ऊपर क्या इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसी दुनिया भर की बातें अगर मैं शुरू करूं तो खत्म ही ना हो, ठीक है। ये झाड़ू लगाएगा, ये पोछा लगाएगा, ये शटर उठाएगा, जो मन में आए वो सब आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत लिख के आ जाना ये सारी बातें। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, डिटेल ऑफ बिजनेस, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब है यहाँ पे, रेम्यूनरेशन से मतलब है यहाँ पे बेटा जी अगर कोई सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो देना है या नहीं देना। इसके अलावा ड्रॉइंग्स कि अगर पर्सनल यूज के लिए, अब देखो धंधे में पैसा लगा हुआ है, कमा रहे हो आप, प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट तो आएगा सर एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर तक क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे दोनों पार्टनर, या 3 पार्टनर या 4 जो भी है, मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 50। घर खर्च के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए, बीवी को ज्वेलरी दिलानी हो, कभी बाहर खाना खिलाना हो, तो ये सारे खर्चे जो है ये कहाँ से निकलेंगे? बिजनेस से ही निकलेंगे। तो पर्सनल यूज के लिए कि थोड़ा पैसा लेके चले जाते हैं यार, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस टाइम पे कट जाएगा हमारे प्रॉफिट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्राइंग।
तो ड्राइंग जो है कब कब की जाएगी, अगर की जा रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करना है वो बात भी आप लिख सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेशियो में होगा। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मान लो इन्होंने लिख लिया 2:2:1, इट मीन्स प्रॉफिट के 5 टुकड़े किए जाएंगे, ए को 2 मिलेंगे, बी को 2 मिलेंगे और सी को 1, अगर 3 पार्टनर है तो अज्यूम कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय द वे एक पार्टनर की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि बिजनेस में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करे, फिजिकली और मेंटली अपना कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है, अपना सहयोग दे। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर कहता है कि लोन की जरूरत पड़ गई बट एज ए कैपिटल तो पैसा नहीं लगाना है, लोन लेना है हमें, तो लोन के केस में कोई पार्टनर कह सकता है कि हाँ यार मैं दे देता हूँ लोन, बाहर वाले से लेने क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पे पार्टनर की बात आ गई तो भाई क्या ब्याज लेगा, वो ब्याज की रेट जो है डीड में लिख लेते हैं हम। इसके अलावा गुडविल, गुडविल क्या है आएगी, गुडविल के बारे में भी अच्छा खासा आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली पार्टनरशिप का गुडविल। तो गुडविल के बेसिकली जो मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बिजनेस इन लोगों ने खड़ा किया, 5 साल लगाए, ठीक है, 2 बंदों ने खड़ा किया, दोनों का आधा आधा शेयर है। 5 साल बाद एक सी नाम का बंदा जो है उसने बोला मुझे भी इन्वॉल्व कर लीजिए, इन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो बोले तुम लोगों ने 2.5 लाख लगा रखा है, ठीक है, मान लो या 1-1 लाख रुपए लगा रखा है ए और बी ने, ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूं 1 लाख रुपए लगा देता हूं। तो इन्होंने बोला पागल समझा है क्या, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आज तू 1 लाख रुपए लेके हमारे बराबर में मालिक कैसे बन के बैठ सकता है। तुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें देना पड़ेगा, दैट इज गुडविल, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, पीछे आपने जो मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, उसका जो आप नए पार्टनर्स या जिसको भी बिजनेस आप सेल कर रहे हो या शेयर सेल कर रहे हो बेसिकली, उससे एक्स्ट्रा जो आप पैसा लेते हो दैट इज नोन एज गुडविल। अब उस गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट मेथड है। अगर इनको लग रहा है कि ये बात लिख लेनी चाहिए कि कभी भी अगर जरूरत पड़ी गुडविल की वैल्यूएशन की तो कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे, तो वो चीज भी ये मेंशन करवा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंस की, कि आपने कहा सर एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है। क्या फायदा होगा हमें कि अगर हमारा एग्रीमेंट ओरल ना होके रिटन में हुआ तो चलिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर आपका एग्रीमेंट जो है वो ओरल है तो हो सकता है आपके बीच में डिस्प्यूट हो और आप कोर्ट में जाएं, भगवान ना करे ऐसा हो, आप झगड़ा करें, ठीक है, प्यार से रहना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए हो गया तो कोर्ट में अगर आप चले गए तो कोर्ट वहां पे अपनी दादागिरी लगाएगा, भाई जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा। फिर आप वहां पे चीख चीख के कहते रहिए कि मेरी कैपिटल 5 लाख है, इसकी सिर्फ 1 लाख रुपए है, उसके बाद भी प्रॉफिट जो है बराबर में ले रहा है, मैं नहीं देने वाला, तो कोर्ट वहां पे बोलेगा भाई साहब बराबर ही बांटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यही कहते हैं। बात करेंगे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर डीड होगी तो क्या क्या कुछ बेनिफिट होगा। तो देखिए पहली बात तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं हूं, मेरा एक पार्टनर है, आज हमने बातें कर ली, मन साफ है, बेईमानी कुछ भी मन में नहीं है, लेकिन 3 साल बाद भूल गए यार उस टाइम पे तो ऐसी बात नहीं ऐसी बात हुई थी। तो अगर इस टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आप उठा के देख लेंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है कोर्ट के थ्रू भी अगर आप सेटल करवाते हैं तो कोर्ट बिल्कुल एज पर डीड ही डिसीजन देगा। तो यहाँ पे रेगुलेट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, अगर पार्टनरशिप डीड है तो आप डिसाइड कर सकते हो इसकी ये ड्यूटी होगी और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइबिलिटी होगी। उसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके बीच में आपसी मतभेद नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली आराम से जो है शॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो बातें लिखी हुई है, कोई भी बंदा बोलेगा यार रिटर्न में एग्रीमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, इसको कैसे तुम लोग दुत्कार रहे हो, ठीक है, तो उसको तो आपको इंपॉर्टेंस देना ही देना पड़ेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए सर एग्रीमेंट ना हो या एग्रीमेंट था बट एज पर स्टैम्प एक्ट नहीं था, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है और उस केस में डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट क्या डिसीजन देगा। तो मेरा आपसे सवाल रहेगा किस मामले में, सर किसी भी मामले में। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा। क्या कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब है ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा।
कोई चीख चीख के, मेरे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, एक पार्टनर कह रहा है कि मेरी कैपिटल जो है वो 5 लाख है, दूसरे की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है, और हमारे बीच में बात हुई थी, बोल नहीं रहा है ये, मान लो हुई होगी, बट ओरली ऐसे ही बात हुई थी कि हमारे बीच में 5:1 का रेशियो होगा, कैपिटल के रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरली देख के अगर हम लगाएं यहाँ पे इमोशंस, तो हमें भी लगता है हाँ यार ज़्यादा कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका इन्वॉल्वमेंट भी कम है, यही संभालता है, कभी कभार आता है, कैजुअली ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई तो खड़ा हो गया, भाई साहब बराबर का शेयर लेंगे, हम तो बराबर का हिस्सा लेंगे। अब ये चीख चीख के कह रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट नहीं मानेगा इसकी बात। कोर्ट बोलेगा हमने कहा था आपको एग्रीमेंट बनवा लीजिए, आपने नहीं बनवाया, तो उस सिचुएशन में इक्वल PSR होगा। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड, एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं है तो ये रूल्स जो है बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन मींस सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर विल नॉट बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज। अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग की है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट, कुछ भी सिचुएशन हो, नो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये तो जो है पार्टनरशिप की लिमिट में नहीं आता है, इट्स अ बियॉन्ड ऑफ पार्टनरशिप, बियॉन्ड द ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर की ड्यूटी नहीं है लोन देना बिजनेस को, तो उस सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन जो है हमें अलाउ करना चाहिए इस पार्टनर को। तो यहाँ पे 6% की रेट जो है बेसिकली मेंशन की गई है। इन केस ऑफ इफ ए पार्टनर प्रोवाइड लोन टू फर्म शुड अलाउ हिम 6% इंटरेस्ट। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके बारे में तो कुछ बोला हुआ है ही नहीं है, तो नहीं। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस सिचुएशन में 6% उसको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउ किया जाएगा। डन। तो ये रूल जो है आपको ध्यान रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स है। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिसमें किसी एक पार्टनर को ऑब्जेक्शन हो। इट मीन्स सबकी सहमति से डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हुई है कि नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट कंसर्न ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो बिल्कुल सही बात है, सबकी सहमति होगी, काम वही किया जाएगा। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हो वो काम नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे खत्म हो जाता है? क्या पूरी बातें हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ली है? नहीं, कुछ और प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजंस पे अपन थोड़ी सी और नज़र डाल लेते हैं 1 to 1, क्योंकि उन पे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार CBSE ने पूछे हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास आपकी होगी उसमें सारे कंसेप्ट जो है मैं पूछूंगा एक एक करके, ठीक है। मतलब खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, पीछे पूछे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, जो भी CBSE ने पूछे थे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ बातें सुनिए आप, ठीक है। आपको कितनी याद रहती है ये नेक्स्ट क्लास में पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रोविजन की, रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप का, फर्म का, क्या वो कंपलसरी है? अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है? देखिए, आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया। अगर आपका एग्रीमेंट ओरल है तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता क्या रजिस्ट्रेशन करवाओगे। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनवा ली, अगर आपका एग्रीमेंट क्या है, रिटन है, एज पर स्टैम्प एक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीड। आप गए उस डीड को लेके और रजिस्ट्रार के पास जाके आपने उस डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया कि ठीक है, डीड की भी थोड़ी सी वैलिडिटी और बढ़ा देते हैं, वैलिडिटी नहीं मतलब इंपॉर्टेंस और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और ज़्यादा ऑथेंटिक बना देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या है रजिस्ट्रेशन? मैंडेटरी है? इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। अगर आप चाहें रजिस्ट्रेशन करवाना एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 करवाइए, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो मत करवाइए। तो सर हम क्यों करवाएंगे? कुछ बेनिफिट होते हैं उसके, अगर वो बेनिफिट लेने हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगी क्या मैंडेटरी है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो, नहीं है मैंडेटरी। नेक्स्ट प्रोविजन की हम बात करते हैं, माइनर एज ए पार्टनर। माइनर कौन होता है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो डेफिनेशन बदलती रहती है, 18 ईयर से जिसकी भी एज कम है,
जिसको वोटिंग राइट्स नहीं है बेसिकली, वो कौन होता है? वो माइनर होता है। एक माइनर जो है उसको एज ए पार्टनर आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि हम 3 पार्टनर हैं, चौथा घूम रहा था गली का एक बच्चा, कोई बच्चा नहीं और खूब सारी प्रॉपर्टी थी, तो हमने बोला पार्टनर बन जा हमारे साथ, बन गया। अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे साफ करते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नुकसान किसी बच्चे के साथ ना हो जाए तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके लिए। आप किसी भी टाइप का एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट हो, हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, माइनर को के साथ आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर उसके फायदे की बात है, फॉर प्रॉफिट मोटिव है, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो अब वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जनरली अगर हमसे कोई पूछे माइनर को क्या पार्टनर बनाया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा क्लियर कट ना। हम क्या कहेंगे? माइनर एज ए पार्टनर नहीं होगा, बट अगर कंडीशन हो फॉर प्रॉफिट मोटिव, अगर उसके फायदे की बात हो तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने एक पार्टनर बना लिया, माइनर है, नाबालिग है वो, और किसी साल आपको लॉस हो गया, तो वो कह सकता है अपना कोई लेना देना नहीं है। वो ना भी कहे और वो लॉस में हिस्सा ले भी ले, और किसी ने अगर केस कर दिया आपके ऊपर, फाइल कर दिया, तो कोर्ट जो है आपको जेल में डाल देगा। लॉस में आप उसको हिस्सेदार नहीं बना सकते, ठीक है? वो खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं माना गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है पार्टनर और फर्म के बीच में। अब यहाँ पे बात आ रही है लायबिलिटी की, कि अगर फर्म को कब एक एक सामान, एक एक पुर्जा बेचने के बाद भी जो लायबिलिटीज है, अगर उसका पूरा पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है आपके घर तक पहुंचेगा। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड आउट की जाएगी, देन जो आपकी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट होगा। डन। तो इट मीन्स आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ऐसे नहीं कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मैक्स टू मैक्स इतना ही डूबेगा, उससे ज़्यादा भी डूब सकता है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है आपके ऑफिस में एक बेड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक एसी लगा हुआ होता है, और वहाँ पे एक पार्टनर जो है वो बेसिकली सोया रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है बेसिकली नॉन एक्टिव पार्टनर। बिजनेस में पैसा लगाया और घर चला गया और बोला कि यार मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन है ना, मुझे मत बुलाया करो, मुझे तो इस प्रॉफिट में जो है ना हिस्सा दे दिया करो, अपने को मतलब है प्रॉफिट से, बाकी तुम कुछ भी करो, किसी एम्प्लॉय को रखो, किसी एम्प्लॉय को हटाओ, जो डिसीजन लेने हैं लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा पार्टनर जो बिजनेस की एक्टिविटीज में बेसिकली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक बात लिखी हुई है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को अलाउ किया जाना चाहिए? कीजिए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो तो ही। ध्यान रखिए ये बात। या आगे जब हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो काम में आने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल से सीधा सीधा इसका कनेक्शन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ पे एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉफिट की सिचुएशन में है तो पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ कीजिए, और अगर आप प्रॉफिट की सिचुएशन में नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ करने की कोनो जरूरत नहीं है। लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इनएलिजिबल पर्सन्स, ऐसे लोग जिनको पार्टनर कहलाने का हक ही नहीं है। अगर आपने इन लोगों को पार्टनर बना लिया, फिर आप कह रहे हैं कि मोर देन वन भी है, हम एग्रीमेंट भी है, लीगल बिजनेस भी है, शेयर इन प्रॉफिट भी है, सारे फीचर्स तो हैं सर, सारे कंडीशंस तो हम फुलफिल कर रहे हैं, क्या हमारी पार्टनरशिप में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट क्या है, उसको वैलिड नहीं मानता, हमारी पार्टनरशिप को नहीं मानेगा अगर आप में से एक भी पार्टनर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये इनमें यहाँ पे क्या क्या है? पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अगर किसी की मानसिक स्थिति, मेंटल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो या वीक हो या खराब जो भी है, जो भी उसका लेवल हो, ठीक है। तो पर्सन विद अनसाउंड माइंड बेसिकली क्या है? इनएलिजिबल पर्सन है। सेकंड हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, एक ऐसा बंदा जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाया इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट उसको क्या करता है? उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, देन जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं,
ठीक है, उन सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देता है। पेमेंट करने के बाद भी लगे कि कुछ क्रेडिटर्स रह गए हैं, पेमेंट नहीं हो पाया, प्रॉपर्टी जो है वो इनफ नहीं थी, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है और 2 से 3 न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ बाकायदा रिलीज होती है कि ये बंदा जो है इसको हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, पैसे के लिए किसी की जान थोड़ी ना ली जा सकती है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर उसने जानबूझ के ऐसा कुछ किया, लोगों का पैसा खाया है, तो उसको थोड़ा बहुत कुछ सजा वगैरह हो सकती है। बाकी कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि इन फ्यूचर इस बंदे के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करता है, वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करता है, क्योंकि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये बंदा कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए इनएलिजिबल है। तो इंसॉल्वेंट जो है वो आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए। फिर आप चीख चीख के कहेंगे कोर्ट में कि साहब ये धोखाधड़ी हो गई है, ठीक है, तो पहले ही आपको अलर्ट किया जा रहा है। थर्ड वन, इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये कौन होते हैं सर? कोई पाकिस्तान का बंदा है आपका दोस्त, उसको आपने पार्टनर बना लिया कि ठीक है पाकिस्तान का बंदा, उसको मैंने पार्टनर बना लिया। कल को डिस्प्यूट हुआ या कुछ भी हुआ, मैटर लेके कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट बोलेगा यार अब हम पाकिस्तान से उसको घसीट के लेके आए क्या? तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इट मीन्स किसी दुश्मन देश का नागरिक। चाइना से फाइट चल रही है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, इंडिया चाइना जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, और आप किसी चाइनीज से बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो पार्टनरशिप है उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। माइनर इन नॉर्मल केस, तो माइनर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता नॉर्मली, बट अगर उसके प्रॉफिट की बात हो, उसके फायदे की बात हो, तो माइनर भी पार्टनर हो सकता है। तो ये आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, बेसिकली डेफिनेशन की बात की, फीचर्स की बात की, पार्टनरशिप डीड की बात की, एग्रीमेंट की बात की। उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनकी बात थी। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सेम यही क्लास रहेगी, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हम आएंगे क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में आपके शिखर 2.0 में।